हेलो दोस्तों, मैं अहमद राइन अमन ब्लॉग 81 में आप सभी भाइयों का स्वागत है। और दोस्तों, अमन ब्लॉग 81 के तरफ से जितने भी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं या लाइक करते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं ये अभी बिहार में जो वोटर लिस्ट का निरीक्षण का काम चल रहा है उस पे ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और मैं बहुत निराश भी हूँ कि ऐसे ख़ास मुद्दों को लेकर के मैं वीडियो बनाया हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग जो है सो उस वीडियो को देख पाए हैं। तो फिर से मैं निराश नहीं हूँ और फिर से मैं उसी वोटर लिस्ट के मामले में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि मैं बिहार का निवासी हूँ और बिहार में भी मेरा घर बॉर्डर साइड में नेपाल से सटा हुआ है। तो इसीलिए कुछ जानकारी मैं इकट्ठा करके आप लोगों के सामने जानकारी पेश करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव भी दे। हमें आपका सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे अपनी सुझाव दे। अब आता हूँ मैं अपने मुद्दे पे। तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बात आप लोग भी देखते होंगे, सुनते होंगे किसी के द्वारा। तो ये जो वोटर लिस्ट का पूर्ण निरीक्षण का काम चल रहा है, असल में मैं अगले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये असल में एनआरसी ही है। उसका नाम भले दूसरा दिया हो, लेकिन असल में एक्सरसाइज करना पड़ता है एनआरसी का ही। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। वैसे मुद्दा ऐसा है कि हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसमें कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ ये जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसके मुद्दे पे। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि सारे मीडिया वाला, या सरकार के द्वारा हो या भारत सरकार के द्वारा हो या गृह मंत्रालय के द्वारा हो या जो चुनाव आयोग है हमारा भारत सरकार का उसके द्वारा, जो भी हो, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि बिहार में बहुत जो है सो लोग आ गए हैं, प्रवासी आ गए हैं या दूसरे देश से, म्यांमार से या नेपाल से या बांग्लादेश से आ गए हैं। तो भाइयों और दोस्तों, मेरा घर मधुबनी ज़िला में है और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो मेरे देश में सबसे पहले तो ये अभाव रहा है सदियों से कि जो भी बच्चा भारत में पैदा होता है उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि ग्रामीण इलाके में लोग अपने बच्चे का जन्म तिथि का रजिस्टर्ड करा सके। और नेपाल है सटा हुआ, तो नेपाल के बारे में मालूम है। वहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है वहाँ के सचिवों को कहा जाता है कि मेरे घर बच्चा हुआ है, ये नाम है, इतने तारीख को पैदा हुआ है। वो पता लगा के अपने सरकारी रजिस्टर में जो है सो वो दर्ज कर लेते हैं। तो ये अभाग है हम लोगों का, जो भारत में ऐसा कोई प्रावधान पहले से नहीं रहा है और अब अचानक थोपा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि जब से आंगनबाड़ी का जो सो स्थापना हुआ है या संचालन हुआ है, तब से 2-4 साल 5 साल पहले या 6 साल पहले से जब भी मोहल्ले में किसी का बच्चा पैदा होता है तो वहाँ जाके लोग या तो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं या तो जो है सो अपना वो करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं कि मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। तो ऐसा प्रावधान मेरे देश में नहीं था। 6-7 साल से हुआ है, लेकिन सरकार मांग रहा है जन्म प्रमाण पत्र। तो आ जाइए, अब जो लोगों का कहना है सोशल मीडिया के द्वारा कि बिहार में 20% ज़्यादा आधार कार्ड बन गया है, 20% पहचान पत्र ज़्यादा बन गया है।
तो मैं अपने जानकारी के अनुसार ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानकारी के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा एक छोटा सा गांव है। मैं उस गांव में देखता हूँ कि हर साल 10-15 लड़की नेपाल से शादी करके आते हैं और मेरे गांव से भी नेपाल में जाते हैं। तो खैर नेपाल का तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है असल में कि नेपाल की लड़की 20 लड़की हर साल मेरे गांव में शादी करके आती है। तो शादी करके आती है तो मेरे सरकार के पास ठोस जानकारी तो है नहीं जन्म का कि मेरे देश में कितना बच्चा जन्म कब होता है। अब तो ये चालू किया है, इससे पहले का आंकड़ा तो सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। तो मान के चलिए जो 20 लड़की जो हर साल आती है मेरे गांव में नेपाल से शादी करके, तो उस लड़की का तो आधार कार्ड बनाया जाता है, चाहे जिस भी रास्ते से हो बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम उसका लिखाया जाता है। तो जब मेरा एक छोटा सा गाँव है और 20 लड़की नेपाल से शादी करके मेरे गाँव में जब आती है तो उसका वोटर लिस्ट बनता है, उसका आधार कार्ड बनता है। तो ये एक गांव की बात मैं बता रहा हूं, और ये सीमावर्ती इलाके हो या दूर दराज इलाके हो, जैसे दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, वहां तक नेपाल की लड़की का शादी होता है और इंडियन लड़की का भी नेपाल में शादी होता है। तो ये बेटी बेटी का संबंध तो सदियों से आता रहा है और सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि हमारा नेपाल के साथ बेटी बेटी का संबंध है। अगर मैं इस तरह का कानून अगर लागू करने जा रहा हूं तो थोड़ा नॉलेज में ये भी रखना चाहिए था सरकार को या चुनाव आयोग को कि नेपाल की लड़की जो आई है मेरे देश में, इंडिया में, और सदियों से आती है, हमारा भी बेटी बहन सबका शादी नेपाल में हुआ है, तो वहाँ तो हमारे बहन बेटियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो एक्सरसाइज करवाया जा रहा है वोटर लिस्ट के द्वारा, उसमें मेरे अनुमान से काफ़ी लड़की का नाम जो कट जाएगा और वो नागरिकता इंडिया का हासिल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को फिर से, कि पहले तो समझ लीजिए कि 1987 से पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया है प्रूफ के तौर पे। तो मैं साफ सुथरा बता रहा हूँ कि 1987 से पूर्व किसी का पैदाइश अगर इंडिया में हुआ है तो उन्हें अभी डॉक्यूमेंट के तौर पे अपना फार्म और 2003 का वोटर लिस्ट लगा देना है, वो इंडियन सिटीजन प्राप्त कर सकता है या इंडिया का नागरिकता कहिए प्राप्त कर सकता है। अब आ जाइए 1987 से 2004 के बीच में जो भी इंडिया में पैदा हुआ है तो उनके लिए एक खास डॉक्यूमेंट जो फार्म में दिया गया है, उसमें एक मोटा मोटी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, तो ये चीज़ एक अपना देना होगा और माता पिता में से किसी एक का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस फार्म में है वो संलग्न करना पड़ेगा, तो वो नागरिकता हासिल कर सकता है। अब तीसरा कैटेगरी पे चले आइए। 2004 के बाद 2025 तक जो भी पैदा हुए हैं या नाम उसका जोड़ा गया है 2004 से लेकर 2025 तक का, तो उनका डॉक्यूमेंट है नागरिकता पाने के लिए कि वो सबसे पहले तो अपना एक डॉक्यूमेंट दे वो बच्चा, उसके बाद उसके माता का भी डॉक्यूमेंट चाहिए खास और उसके पिता का भी डॉक्यूमेंट खास चाहिए। तो 2004 से 2025 तक जितने भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं उनको ये 3 प्रूफ देना है नागरिकता साबित करने के लिए कि मेरा पिता, मेरी माता और मेरा ये प्रूफ है। और 2004 से 1987 के बीच में उनको अपना प्रूफ जमा करना है और माता पिता में से एक प्रूफ जमा करना है। और 1987 जो पहले है उसको एक फ़ोटो देना है, 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो लगा देना है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा भी संयम नहीं बरते और इग्नोर न करें मेरी बातों को। मैं पूरे जानकारी के साथ आज वीडियो बना रहा हूँ और ये भी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से नागरिकता हासिल होगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ। अब आ जाइए, मैं जो है सो एक वीडियो से बात किया कि सर मेरा और नेपाल का
बेटी रोटी का रिश्ता रहा है सदियों से, तो फिर नेपाली लड़की को क्या करना पड़ेगा नागरिकता पाने के लिए? मान लीजिए उसका बाल बच्चा सब हो गया है, तो उसको हासिल करने के लिए क्या हुआ? तो वो वीडियो पे तो नहीं बोले, लेकिन मौखिक रूप से बोले कि 2008 से पहले जो भी लड़की नेपाल की आई है उसको नागरिकता हासिल हो सकता है। वो 8 साल पहले का इंडियन कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा देगा तो वो अपने फार्म में लगा के देगा, तो उसको नागरिकता हासिल हो सकता है। फिर हम पूछे वीडियो साहब से कि वीडियो साहब ये बताइए कि 8 साल के अंदर में जो लड़की आई है तो उस लड़की को नागरिकता हासिल करने में क्या ज़रूरत चीज़ लगेगा और उसको नागरिकता मिल जाएगा आसानी से। तो उन वीडियो साहब का साफ कहना हुआ कि 8 साल के अंदर में जो भी लड़की नेपाल से शादी करके इंडिया में आई है उसको नागरिकता हासिल करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम कहे डिटेल्स में बताइए कि उसका फिर क्या होगा। 8 साल में तो 2-3 बच्चे की माँ हो जाती है, तो उसके लिए तो कोई सरकार प्रावधान रखा होगा। तो ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। बस यही कहा कि 8 साल के अंदर में जो भी नेपाली लड़की इंडिया में आया है उसके लिए नागरिकता हासिल करना आसान नहीं है। बस तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि सरकार फरमान तो जारी कर दिया लोगों को परेशान करने के लिए, और आप ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचता है कि कहीं 2 फार्म का फरमान सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा 2 फार्म का फरमान दिया गया था कि एक आदमी को 2 फार्म देना है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। एक फार्म भर के देना है और दूसरा रिसीव करना है। तो रिसीव करने की बात है तो मैं समझता हूँ, मेरे जानकारी के अनुसार पूरे बिहार में 20% आदमी को ही रिसीविंग मिला है। क्यों? तो मास्टर कहता है ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम रिसीविंग देंगे। लेकिन मैं भी कुछ फार्म भरा हूँ, तो मैं 100 का 100% BLO से रिसीविंग लिया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी से कि अपना फार्म कोई भी भाई जमा करने जाते हैं तो पूरे ठाठ से उसको जमा करें अपने प्रूफ के साथ, जो मैं 3 अंतरे में या 3 कैटेगरी में बांट के बताया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अपना रिसीविंग जरूर ले। क्यों? तो कल आपका वोटर लिस्ट में नाम कट के आएगा तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि हमने BLO को कागज़ दिया था। तो इसीलिए मेरी वीडियो को ज़रा गौर से और ध्यान से सुनना सभी भाई, और एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर करना। और ये बहुत ख़ास है, अगर आप नागरिकता साबित नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है, अल्लाह ही जानता है, बाकी आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो को इग्नोर करके भगाना नहीं है, ज़रूर ध्यान से सुनना है। और नेपाल के लड़की सबसे बड़ा मुद्दा है, तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से, बिहार सरकार से या चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि नेपाल की लड़की का क्या गलती है इसमें जो वो इंडिया में शादी किया है। शादी तो सदियों से होते आ रहा है, लेकिन फिर एक वीडियो का ये बयान कि 8 साल के अंदर में जो भी नेपाली लड़की आई है उसको नागरिकता हासिल करना आसान नहीं होगा, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? हमारे यहाँ का एक भी नेता, पूरे बिहार का एक भी नेता, लोग कहता है ये काबिल नेता है, ये बहुत जानकार नेता है, ये बहुत विकास करने वाला नेता है, सारा का सारा नेता चुप्पा और चोर के तरह है, कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। मैं एक यूट्यूबर होने के नाते और मैं एक इंसान होने के नाते इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि नेपाल की लड़की जो 8 साल के अंदर में शादी किया है उनको भी नागरिकता मिलना चाहिए। चाहे सरकार कोई भी प्रावधान करे, उन लड़की को नागरिकता हर हाल में मिलना चाहिए, इंडियन नागरिकता। क्यों? तो उसका शादी इंडिया में हुआ है, तो सरकार के दायित्व बनता है कि उस नेपाली लड़की को भी नागरिकता प्रदान किया जाए, हर हाल में प्रदान किया जाए। और दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 1987 से जो पहले पैदा हुआ है उसको अपना 2003 का वोटर लिस्ट लगा के, एक फ़ोटो लगा के और एक रिसीविंग ले लेना है, फ़ोटो कॉपी करा करके, जो मैन पन्ना है उसका फ़ोटो कॉपी करा करके और आप रिसीविंग ले लीजिए, वो बहुत काम आएगा। 1987 से 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं उनको
अपना डॉक्यूमेंट, खास डॉक्यूमेंट नागरिकता हासिल करने के लिए, और माता पिता में से एक आदमी का जो है डॉक्यूमेंट आप अपने प्रूफ के साथ लगा सकते हैं, अपने फार्म के साथ लगा सकते हैं। 2004 से 2025 तक जितने लोग पैदा हुए हैं और जितने भी वोटर बने हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट देना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, किसी स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, तो इनमें से तीनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी है देना। और माता पिता का दोनों का प्रूफ चाहिए 2004 से 2025 के बीच में जो भी नए वोटर बने हैं उन सबको। तो माता पिता का अगर बैंक पासबुक है तो वो दे सकते हैं, आवासीय जाति अगर जितना भी पुराना हो वो भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पे। इस तरह से आप भारत का नागरिक हो सकते हैं, नागरिकता हासिल कर सकते हैं। और मैं आखिरी में सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ अमन ब्लॉग 81 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़रूर ध्यान से ये वीडियो देखें। और मेरा फेसबुक लाइव भी है, मेरा फेसबुक पेज भी है अमन ब्लॉग 81। अपने मोबाइल पे ज़रूर अमन ब्लॉग 81 फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हौसला बढ़ाए। और मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से, सभी बहनों से ये मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे भी हौसला बढ़ाइए। इस तरह का जानकारी, वैसे तो मैं गाना गाता हूँ और इस तरह का सामाजिक कोई भी मुद्दा होगा तो मैं आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा। खुदा हाफिज़।